हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज मैं सिकल सेल एनीमिया और कोविड-19 के बारे में एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं। मेरे पहले दो प्रेजेंटेशंस मैंने थैलेसीमिया विद कोविड-19 एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन इन हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स के बारे में दिया था। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स और बहुत सारे जैसे मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूं, तो बहुत सारे यहाँ पेशेंट्स सिकल सेल एनीमिया के हैं और उनके मन में कई तरह के विचार भ्रांतियां थी कोविड-19 को लेकर। सो मैं आज यह प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं। मैंने प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिक्स रखा है। उसके पीछे मेरा कारण ये है कि जिससे मेरे कलीग्स, डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस के अलावा कुछ जो पेशेंट्स हैं वो भी इसको समझ सकें और उनके मन में भी जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकें। उसके अलावा भी जो भी डाउट्स आपके मन में हैं, आप इस YouTube प्रेजेंटेशन के बाद अपने क्वेश्चंस के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है बहुत ब्रीफ में, और कोशिश मेरी ये रही है कि बहुत डीपली सब्जेक्ट में न घुस के सुपरफिशियली चीजों को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, शिशु एवं बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स फेलो पीडियाट्रिक हेमेटो ऑन्कोलॉजी, रीवा मध्य प्रदेश में एक पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के हैसियत से काम कर रहा हूं। जैसा कि पता है कि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे एरियाज में सिकल सेल एनीमिया काफी एंडेमिक और प्रेवलेंट है, और इस कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत सारे पेशेंट्स जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनमें कोविड-19 का रिस्क किस तरह से है और क्या उनको प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस करने चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमें पता है कि सिकल सेल एनीमिया एक हिमोलिटिक एनीमिया है। हमें पता है कि जो शरीर में खून की कमी होती है उसको बेसिकली हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं। या तो खून का ना बनना, है ना, या तो शरीर से बाहर निकलना जैसे किसी तरह का ट्रॉमा, या बन करके टूटना। ये तीन तरह से होता है। तो जो खून का बन के टूटना है, इस प्रक्रिया को हम हेमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। कई तरह के हेमोलिटिक एनीमियाज हैं, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज हैं, एंजाइमोपैथीज हैं, G6PD डिफिशिएंसी जिसमें कॉमन है। उसके अलावा वी हैव हीमोग्लोबिनोपैथीज, मोस्ट कॉमन इज सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। तो आज मैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करूंगा। सिकल सेल एनीमिया इज हाईली कॉमन। वर्ल्ड वाइड लगभग 30 लाख से ज्यादा केसेस सिकल सेल एनीमिया के हैं, और हमें पता है कि बेसिकली एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में 6th पोजीशन पे एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आरबीसीज में एक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ जाती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक छोटे से पाइप या छोटे से जगह से गुजरना हो, तो वो अपने आप को सिकोड़ कर ही उस जगह से निकल सकता है, और वो व्यक्ति अपने आप को सिकोड़ तभी पाएगा जब उसमें लचीलापन या इलास्टिसिटी हो। तो इसी तरह जो हमारे आरबीसीज होते हैं, जब चूंकि आरबीसीज जब हमारे ब्लड वेसल से गुजरते हैं, स्पेशली जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज हम बोलते हैं वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो पर्टिकुलर ऑर्गन को सप्लाई करती हैं या पर्टिकुलर टिश्यू को सप्लाई करते हैं, उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो जब कोई भी आरबीसी कैपिलरीज से गुजरता है, तो चूंकि कैपिलरीज का जो साइज है वो ऑलमोस्ट आरबीसी के साइज के बराबर या इवन उससे छोटा होता है, तो आरबीसीज को अपने आप को इस तरह से मोड़ के, जैसे हम कहते हैं ना कि हम खुद को झुका के किसी नैरो पैसेज से निकल पाते हैं, इसी तरह उससे भी अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है अपने शेप। अब इसके लिए इलास्टिसिटी, जैसे मैंने बोला, इलास्टिसिटी का होना जरूरी है।
तो जो सिकल सेल अनीमिया, ये एक नॉर्मल आरबीसी के साथ है, तो जो सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि जो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन है उसकी वजह से बेसिकली आरबीसी के स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आ जाती है और उनका जो लचीलापन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और उस लचीलेपन के खत्म होने की वजह से जब भी कोई स्ट्रेस होता है, हाइपोक्सिया होती है, जहां पे एक्चुअली ये सिकलिंग हो रही है, तो कैपिलरी लेवल पे वो आरबीसी जब अपने आप को नहीं ढाल पाते तो वो उन कैपिलरीज से पास नहीं हो पाते और वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। और उस ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट की वजह से जिस ऑर्गन को वो कैपिलरी सप्लाई कर रही है उन ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। अब वो ऑर्गन कुछ भी हो सकते हैं, वो ऑर्गन चेस्ट हो सकता है, मतलब लंग्स हो सकते हैं लीडिंग टू एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, वो ऑर्गन्स किडनीज हो सकते हैं, वो ऑर्गन्स ब्रेन हो सकता है लीडिंग टू स्ट्रोक, वो ऑर्गन्स कोई जॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। वी हैव मल्टीपल पेनफुल क्राइसिस। तो ये मल्टीपल ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट से मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होता है। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट है ऑलमोस्ट उसके सारे ऑर्गन्स इस बीमारी से इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे अगर हम स्पेशली कोविड-19 की बात करें, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज्ड हो चुके हैं बीमारी की वजह से, और इनमें ज्यादा आईसीयू एडमिशंस होते हैं, इनमें ज्यादा मोर्टेलिटी होती है अगर उनमें कोविड-19 हो गया। तो ओवरऑल जो प्रिवेंशन है, मतलब बचाव है, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट रोकथाम है इन पेशेंट्स में। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ सिकल सेल एनीमिया के एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करूंगा। तो जैसा आप सामने देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, तो जो ये सिकल सेल एनीमिया ऑरेंज कलर से यहाँ पे प्रिडिक्ट हो रहा है। तो आप देखिए ये अफ्रीकन कंट्री में कुछ एरिया है ना, देन उसके अलावा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये वाला एरिया, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली सिकल सेल का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिख रहा है। राइट साइड में मैंने मलेरिया का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। तो जो मलेरिया का मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लगभग अफ्रीकन कंट्री और ये अपना इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उसी एरिया में दिख रहा है। जब हम इंडिया के अंदर देखते हैं तो जो सिकल सेल का जो प्रेवलेंस है ये सबसे कॉमन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस बेल्ट में। एंड इधर पे नॉर्थ ईस्ट में हमारा आसाम, अरुणाचल प्रदेश। तो दिस बेल्ट इज अ बिग सिकल सेल बेल्ट। और अगर हम मलेरिया के साथ देखें तो जो हाई प्रेवलेंस मलेरिया है ये भी ऑलमोस्ट उसी बेल्ट में है। तो मैं ये क्यों दिखाना चाह रहा हूं, जस्ट ये बताने के लिए कि जो सिकल सेल का जो म्यूटेशन है इट इज एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव म्यूटेशन। वो एक तरह का नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ प्रोटेक्टिव म्यूटेशन है, बिकॉज इस एरिया में सबसे ज्यादा एंडेमिसिटी मलेरियल पैरासाइट की थी। और चूंकि ट्राइबल कम्युनिटीज और अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की वजह से, जैसे अफ्रीकन एरियाज में, तो वहां पे बहुत ज्यादा मलेरिया की वजह से डेथ या उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते थे। सो एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो ये पॉइंट म्यूटेशन था वो मलेरिया से बचाने के लिए एक तरह से नेचुरल म्यूटेशन नेचर ने या गॉड ने दिया। लेकिन उस बीमारी के अपने कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और दे मेक अस प्रोन फॉर अदर इन्फेक्शंस। ठीक है, नाउ अब जब हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करेंगे तो मोस्ट कॉमनली दो तरह की डिजीज हैं। एक तो लेफ्ट में आप ये देखिए HBSS डिजीज, जिसको हम सिकल सेल डिजीज बोलते हैं, और एक आप नीचे ग्रीन कलर में देखेंगे सिकल सेल ट्रेट। ठीक है, तो जो HBSS डिजीज है जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, दैट इज सिकल सेल डिजीज। इट इज ए होमोजाइगस स्टेट, जब दोनों पेरेंट्स मदर और फादर दोनों से हमें HBS जीन, HBS जीन is a sickle gene, HBA जीन is the normal adult gene। तो जब हमें दोनों पेरेंट्स से HBS जीन इनहेरिट होता है तो देन इट इज होमोजाइगस HBS कॉम्बिनेशन which is called as SS और सिकल सेल डिजीज। अब ये मोस्ट सीवियर फॉर्म है सिकल सेल एनीमिया का। उसके अलावा भी हैव सिकल सेल ट्रेट। तो सिकल सेल ट्रेट कब होता है, जब एक पेरेंट से हमें HBS जीन
और दूसरे पेरेंट से नॉर्मल एडल्ट जीन विच इज HbA जीन मिलता है, तो दैट कॉम्बिनेशन विल बी AS कॉम्बिनेशन विच इज सिकल सेल ट्रेट। ठीक है, सिकल सेल ट्रेट जो है इट इज द माइल्डेस्ट फॉर्म है, इसमें सिम्टम ना के बराबर। तो जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 में भी जो सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, SS पेशेंट्स होते हैं, दे आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू कोविड-19, ICU एडमिशन ड्यू टू कोविड-19। पर जो HbAS है, दैट इज सिकल सेल ट्रेट है, उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क है वो ऑलमोस्ट जनरल पॉपुलेशन के बराबर है। इसके अलावा आप देखिए HbSC डिजीज, SC डिजीज इज ए सिकल सी डिजीज, हीमोग्लोबिन C एंड हीमोग्लोबिन S का कॉम्बिनेशन। It's almost similar to sickle cell disease, but anemia is less severe. Then we have S beta thalassemia, जहां पे हमें बीटा थैलेसीमिया और सिकल सेल का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसको हम थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी कहते हैं। और ये पेशेंट्स कई बार बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, कई बार सिकल सेल पेशेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, बट सिम्टम्स आर नॉट वेरी सीवियर। देन विल हैव एस बीटा जीरो थैलेसीमिया, ये बेसिकली ये जो होते हैं इनमें ऑलमोस्ट एस बीटा थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं इनमें सिम्टम्स जो है वो ज्यादा सीवियर होते हैं, कई बार वो थैलेसीमिया के सीवियर थैलेसीमिया मेजर की तरह भी बिहेव करते हैं। And then we have SB, SD, SE, SO. These are the different combinations and they are also having minor symptoms. So basically हमें देखना है कि जो सिकल सेल डिजीज है that is SS, सिकल सेल ट्रेट है that is AS. AS is very mild and SS is severe. उसके अलावा we can have SC combination, S beta thal combination, SE combination, SD combination. These are the different types of combination. अगर हमारे एक पेरेंट में सिकल सेल इनहेरिट होता है और दूसरे पेरेंट से कोई और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इनहेरिट होता है तो हमें ये कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। तो इसी को अपन अगर इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न में देख लें तो वी नो दैट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और HPLC इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सबसे पहला लेफ्ट में है दैट इज ये बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है, बीटा ए इज एडल्ट नॉर्मल पैटर्न, तो ये हमें दिख रहा है दिस इज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस और कंट्रोल जिसे हम कह सकते हैं, सैंपल लोड किया। दूसरा हमने देखा बीटा ए बीटा एस, तो ए इज फॉर नॉर्मल, एस इज फॉर सिकल, सो वन इज नॉर्मल एंड दिस AS पैटर्न दिस इज सिकल सेल ट्रेट। देन विल हैव बीटा एस, दिस इज सिकल सेल डिजीज दैट इज SCD। और नीचे हम देख रहे हैं कि जो 6th पोजीशन पे जो हमारा वैलिन एंड दिस चेंज फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड, दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन। ये मतलब पर्टिकुलर जगह है जहां पे हमें पॉइंट म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल डिजीज होती है। ठीक है, अब हम इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस जो सिकल सेल एनीमिया का है वो ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस है, ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे आप सेंटर में देखिए, अगर फादर सिकल सेल अनीमिया है फादर को, ठीक है, और मदर भी सिकल सेल अनीमिया है, सो अगर दोनों फादर और मदर सिकल सेल अनीमिया के हैं तो बच्चे जो है दे विल हैव कंप्लीट सिकल सेल अनीमिया वाला पैटर्न। अगर फादर ट्रेट है, ट्रेट मतलब हमारा AS है और मदर नॉर्मल है, सो अगर फादर AS है और मदर नॉर्मल है, सो वी विल हैव 50% ट्रेट AS एंड 50% नॉर्मल चाइल्ड। इसी तरह अगर फादर मदर दोनों ट्रेट है, सो फादर मदर अगर दोनों ट्रेट है तो उसमें हम 25% पेशेंट्स विल हैव सिकल सेल डिजीज, मतलब 25% ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल हैव सिकल सेल डिजीज, 50% विल हैव ट्रेट एंड 25% जो है वो नॉर्मल बच्चे। इसी तरह अगर एक फादर को सिकल सेल डिजीज है और मदर को ट्रेट है, सिवियरिटी कॉम्बिनेशन बढ़ता जा रहा है, तो लगभग 50% को सिकल सेल डिजीज और 50% को ट्रेट होगा, नॉर्मल कोई नहीं होगा। इसी तरह अगर सिकल सेल डिजीज का नॉर्मल के साथ है तो सभी ट्रेट होंगे लेकिन नॉर्मल कोई नहीं। तो ये हम इनहेरिटेंस पैटर्न देख सकते हैं इन केस ऑफ सिकल सेल डिजीज विच इज ऑटोसोमल रेसेसिव। सो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर दोनों ट्रेट हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि अगर एक फादर ट्रेट है और उसने ट्रेट फीमेल से शादी की, मदर भी ट्रेट है,
तो एक 25% बच्चों में डिजीज मैनिफेस्ट होगी, 50% में ट्रेट होगी, सिर्फ 25% ही बच्चे नॉर्मल होंगे। सो इसीलिए हम कहते हैं, लेकिन अगर ये ट्रेट है, ये नॉर्मल है, तो आप देखिए 50% ट्रेट है और बाकी 50% नॉर्मल है। तो अगर हम एक ट्रेट है उसको हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि वो दूसरे ट्रेट से शादी ना करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी होगा और सिवियरिटी के मतलब मैनिफेस्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसी तरह अगर कोई ट्रेट है और अगर वो नॉर्मल से शादी करेगा तो पहली बात तो ऑफस्प्रिंग में मैनिफेस्टेशन नहीं होगा और 50% नॉर्मल होने के चांसेस। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति है, वो इवन अगर सिकल सेल डिजीज भी है, जैसे आप देखिए लेफ्ट साइड में सिकल सेल डिजीज है लेकिन उसने नॉर्मल से शादी की तो मैनिफेस्ट किसी में नहीं हुआ, सारे ट्रेट है। और उन्होंने नॉर्मल से शादी कर ली तो बाद में ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा, फिर भी सारे नॉर्मल है। तो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में हम उस चीज को बचा सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आप देखिए सेंटर में अगर कोई सिकल सेल डिजीज वाला है, अगर वो सिकल सेल से शादी करे या सिकल सेल ट्रेट से शादी करे, दोनों केस में 50% और 100% चांस है डिजीज मैनिफेस्ट होने के। तो अगर ट्रेट है या डिजीज है, हमेशा ट्राई टू गेट मैरिड विद अ नॉर्मल लाइफ पार्टनर। सो इसीलिए हम कहते हैं कि कुंडली मिलाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है HPLC रिपोर्ट मिलाना, है ना। सो जस्ट टू अवॉइड इन द नेक्स्ट जनरेशन। और जेनेटिक काउंसलिंग का रोल यहीं पे आता है। अब हम पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि जैसा हमने बोला, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली हैविंग अ पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन में हमारा ग्लूटामिक एसिड और वैलिन के बीच में ट्रांसफर मतलब चेंज होने की वजह से हमारा म्यूटेशन हो गया। अब उसमें बेसिकली हमारा जो आरबीसी होता है, हमें पता है कि आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता एंड दैट विल कंटेन हीमोग्लोबिन। ना होता ही है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें हीम है और 4 ग्लोबिन है। अब जब ग्लोबिन चेन में कोई डिफॉर्मिटी आएगी, हमें पता है नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है वो अल्फा 2 बीटा 2 होता है, इट विल हैव 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। तो जब हमारे बीटा चेन्स में डिफॉर्मिटी आ गई तो हमारे 2 बीटा चेन जो है वो डिफॉर्म हो गए और 2 अल्फा चेन जो है वो नॉर्मल है। तो जैसे हमारे अल्फा चेन बीटा चेन कॉम्बिनेशन अगर आप देखें, ये ऐसे नॉर्मली होने चाहिए, लेकिन हमारे बीटा चेन में डिफॉर्मिटी आ गई। सो डिफॉर्मिटी आने से क्या हुआ कि दैट विल कॉज ओवरऑल डिफॉर्मिटी इन द आरबीसी। तो ये चीज है। तो जब भी कोई स्ट्रेस फैक्टर आता है जैसे डिहाइड्रेशन, फीवर, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस या इन्फेक्शन, तो जो सिकल सेल के पेशेंट्स हैं वो इन्फेक्शन जब भी एक्सपोज होते हैं जैसे कोविड-19 इन्फेक्शन, हाइपोक्सिया से एक्सपोज होते हैं जैसे कोविड-19 निमोनिया, एसिडोसिस होता है बिकॉज ऑफ एनी शॉक और एनी निमोनिया और हाइपोक्सिया, severe dehydration it might be because of anything, fever, any infection और high grade fever। ये सारे स्ट्रेस जेनिक फैक्टर्स हैं। तो जैसे ही हमें ये मतलब इन पेशेंट्स में स्ट्रेस आता है तो देयर विल बी deoxygenation of the hemoglobin polymers and there will be sickling, there will be structural deformity। तो जैसे हमने देखा कि जैसे सिकल सेल एलील के 2 कॉपीज हैं, सो अगर 2 कॉपीज है होमोजाइगस है, ऑल हेमोग्लोबिन जो है वो सिकल सेल वैरायटी की है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जैसे बताया 2 अल्फा है 2 बीटा है, तो बीटा इज एबनॉर्मल, अल्फा इज नॉर्मल। सो ये एबनॉर्मलिटी, स्ट्रेस, जब भी हमें स्ट्रेस आया, फीवर आया, इन्फेक्शन आया, आप इसको कोविड-19 से रिलेट करिए। कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ, फीवर हुआ, कोविड-19 निमोनिया हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, है ना, हाइपोक्सिया हुआ, एसिडोसिस हुआ, इन सभी कंडीशन में सिकलिंग हो जाएगी। एंड व्हेन देयर विल बी सिकलिंग देयर विल बी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, देयर विल बी क्रिस्टलाइजेशन। और जब ये जाएंगे तो जब स्मॉल ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज में जाएंगे, सो देयर विल बी क्लम्पिंग ऑफ सेल्स एंड क्लॉगिंग ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज। इसके अलावा स्प्लीन में वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे और चूंकि वो सिकल हो जाएंगे, उनके स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो जाएगी तो उनका ब्रेक डाउन या हेमोलिसिस होने लगेगा। तो इन सब से क्या होगा, क्रम्पिंग होगा। तो हमें पेशेंट्स में जैसे हार्ट में होगा तो हार्ट में इन्वॉल्वमेंट होगा, पेशेंट विल बी प्रोन फॉर हार्ट फेलियर। पेन होगा जिसको हम वैसोक्लूसिव क्राइसिस बोलते हैं। ब्रेन में होगा, देयर विल बी ब्रेन डैमेज, स्ट्रोक। अदर ऑर्गन्स में डैमेज होगा जैसे किडनी फेलियर हो सकता है, लंग्स में निमोनिया हो सकता है, इवन पैरालिसिस हो सकता है, इंपेयर्ड मेंटल फंक्शन हो सकता है, ये सारी चीजें।
ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स की वजह से अनीमिया हो सकता है, फिजिकल वीकनेस हो सकती है, और सिकल सेल में जब जो स्प्लीन में जाएंगे तो स्प्लीन में उनका जो भी सिकल सेल स्प्लीन में उनका सेनेसेंस होगा, दे गेट्स एक्यूमुलेटेड, इवन स्प्लीन डैमेज होगा, एंड द सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में विद टाइम देयर विल बी स्प्लेनिक इन्फार्क्शन एंड ऑटोस्प्लेनेक्टमी, और एक तरह का प्रोसेस ये होता है कि फंक्शनल एस्प्लीनिया हो जाता है, स्प्लीन ऑलमोस्ट काम करना बंद कर देता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें सिकल सेल के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली होता क्या कि जैसे हमने बताया कि वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस अगर आप ऊपर देखें, सो देयर विल बी इंक्रीज पॉलीमराइजेशन एंड रिजिडिटी। तो जो हमारे आरबीसीज हैं इनमें एक रिजिडिटी हो जाती है, उनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस होती है बिकॉज ऑफ द जॉइंट पेन एंड ऑल। अब उसकी वजह से क्या होगा कि देयर विल बी जैसे माइक्रोवेस्कुलर का ऑक्लूजन होगा तो बोन मैरो इन्फार्क्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन, एटेलेक्टेसिस हो जाएगा। अब इन सब चीजों से क्या होगा, देयर विल बी फर्दर हाइपोक्सिया। तो होता हमें पता है कि स्ट्रेस है, फीवर है, हाइपोक्सिया है, इससे सिकलिंग प्रेसिपिटेट हो रही है। सिकलिंग हुई तो देयर विल बी ऑक्लूजन, देयर विल बी फर्दर हाइपोक्सिया, है ना। लंग में हमारा लंग में डैमेज हो रहा है, बोन में है, ब्रेन में है, सो दैट विल प्रेसिपिटेट फर्दर हाइपोक्सिया, एंड वंस देयर इज हाइपोक्सिया देयर विल बी फर्दर सिकलिंग। सो देयर विल बी अ विशियस सर्कल, एक तरह का विशियस सर्कल बन जाएगा। सिकलिंग से हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया से सिकलिंग होगा, सो दैट विल बी अ प्रोसेस व्हिच विल बी गोइंग ऑन। तो अगर हम कोविड-19 के रेफरेंस में सोचें तो जब पेशेंट को कोविड-19 निमोनिया हुआ, सो कोविड-19 निमोनिया की वजह से हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया ने सिकलिंग को प्रेसिपिटेट किया, सिकलिंग विल कॉज एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, वैसोऑक्लूसिव क्राइसिस, कार्डियक फेलियर, brain involvement, stroke, everything. So that hypoxia will precipitate sickling. Now that sickling will cause ACS, that will further deteriorate the pneumonia. तो जब acute chest syndrome होगा तो उस निमोनिया को further deteriorate करेगा, further hypoxia होगा, जब hypoxia होगा that will further precipitate sickling. तो ये एक vicious circle है। तो that vicious circle is very important. इस vicious circle की वजह से ही sickle cell anemia patients are very prone for COVID-19 infection and its complications, ICU admissions, death and complications are very high. तो ये हमें समझना होगा, ठीक है। तो जैसे जो स्टडीज हुई उन्होंने कहा कि पीपल विद सिकल सेल डिजीज आर कंसीडर्ड टू बी एट हाई रिस्क ऑफ कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। सो अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया है तो उनमें कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन होते हैं, आईसीयू एडमिशंस ड्यू टू कोविड-19 बहुत कॉमन होते हैं, और कोविड-19 की वजह से डेथ बहुत कॉमन होती है। तो क्वेश्चन है व्हाई, क्यों होती है। तो जैसा मैंने आपको बोला विशियस सर्किल, उसके अलावा अंडरलाइंग कार्डियोपल्मोनरी कोमॉर्बिडिटीज, चूंकि उन पेशेंट्स में ऑलरेडी कई एपिसोड्स एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के हो चुके हैं, उन पेशेंट्स में कई एपिसोड्स कार्डियक डिकॉम्प्रोमाइज के हो चुके हैं, तो वो पेशेंट जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं उनकी कार्डियोपल्मोनरी कोमॉर्बिडिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि इवन हम एडल्ट्स में, नॉर्मल एडल्ट्स में हम बात करते हैं ना कि पर्सन्स विद कार्डियक डैमेज, पर्सन्स विद डायबिटीज मेलिटस, पर्सन्स विद ब्रोंकियल अस्थमा, इनको ज्यादा खतरा है कोविड-19 का। तो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में ऑलरेडी कार्डियक कॉम्प्रोमाइज है, पल्मोनरी कोमॉर्बिडिटीज है, तो ये उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जिनको कोविड-19 का ज्यादा खतरा है। दूसरा फंक्शनल एस्प्लीनिया, जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार स्प्लेनिक इन्फाक्शन होने की वजह से स्प्लीन डैमेज हो जाता है और स्प्लीन एक तरह से काम करना बंद कर देता है, और जो स्प्लीन का मेन हमारे शरीर में काम है वो है हमें इन्फेक्शन से बचाना। तो जब सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट्स हैं उनमें ऑलरेडी स्प्लीन काम करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब है दे विल एक्ट एज अ सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल। तो वो सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, किसी भी इंफेक्शन के लिए, सेप्सिस के लिए ज्यादा प्रोन है। तो कोविड-19 के लिए भी दे आर मोर प्रोन देन जनरल पॉपुलेशन। तीसरा हाइपोक्सिया, जो मैंने भी डिस्कस की कि जैसे मान लीजिए उन पेशेंट में कोविड-19 निमोनिया हो जाता है, तो कोविड-19 निमोनिया से फीवर होगा, हाइपोक्सिया होगा, स्ट्रेस होगा, तो फर्दर सिकलिंग को प्रेसिपिटेट करेगा। सिकलिंग होगा तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो जाएगा, वैसोऑक्लूसिव क्राइसिस हो जाएगा, तो वो फर्दर
हाइपोक्सिया को प्रेसिपिटेट करेगा। तो ये एक तरह का सर्कल बन जाएगा एंड दैट विल कीप ऑन मूविंग, ठीक है। देन कई पेशेंट्स, कई क्या लगभग सारे पेशेंट जो सिकल सेल एनीमिया के हैं उनमें हम हाइड्रोक्सीयूरिया नाम का एक ड्रग देते हैं। हाइड्रोक्सीयूरिया बेसिकली हम देते हैं फॉर इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन, जो कि हम HbF लेवल को बढ़ाने के लिए देते हैं। बट हाइड्रोक्सीयूरिया का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें डीएनए सिंथेसिस सप्रेशन होता है, सो दैट विल कॉज अ सप्रेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, सप्रेशन ऑफ बोन मैरो, so there will be less nucleated cells. So पेशेंट जो ऑलरेडी हाइड्रोक्सीयूरिया में है, चूंकि उनमें एक तरह का डीएनए सिंथेसिस सप्रेशन रहता है, तो जो WBCs हैं, है ना, या जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं फॉर फाइट ऑफ अगेंस्ट इन्फेक्शन, वो ऑलरेडी अंडर कॉम्प्रोमाइज स्टेट रहते हैं। देन को एग्जिस्टेंट कोविड निमोनिया एंड ACS, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर पेशेंट में ऑलरेडी कोविड निमोनिया है और साथ में एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है, सो दैट विल क्रिएट ए विशियस सर्कल। देन अनीमिया, चूंकि सिकल सेल का पेशेंट है, उसमें हिमोलिसिस हो रही है, अनीमिया हो रहा है, तो अनीमिया विल फर्दर डिटोरिएट द ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी। सो जैसा हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट है, उसको वैसोक्लूसिव क्राइसिस या कुछ है, तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल ऑलरेडी लोअर साइड में है, एंड अगर उसमें कोविड-19 इन्फेक्शन और हो जाता है तो फर्दर उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो already compromised है and that will further be aggravated. Okay? तो हमें क्या ध्यान देना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान देना है कोविड-19 निमोनिया और ACS सिम्टम का ओवरलैप, बिकॉज दैट विल क्रिएट ए विशियस सर्कल। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम किसी सिकल सेल पेशेंट में आता है, सो वी हैव टू रूल आउट कोविड-19 एंड ACS में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि उसको कोई नॉर्मल निमोनिया हुआ या कोविड-19 निमोनिया हुआ या ACS हुआ, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट भी अलग है एंड देन वी हैव टू मैनेज इट अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सो इसलिए कोई भी पेशेंट अगर उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम आता है, तो इवन जनरल पॉपुलेशन में भी हम करते हैं, बट सिकल सेल में वी हैव टू बी ऑन टोज। इफ देयर इज अगर कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम का मतलब है खांसी आ रही है, बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है, या सांस लेने में थोड़ा बहुत भी तकलीफ हो रही है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में, इमीडिएटली कोविड-19 का टेस्ट करना है। क्यों करना है? बिकॉज हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन ACS एंड कोविड-19, बिकॉज अगर कोविड-19 निमोनिया निकलता है सो दैट विल प्रेसिपिटेट ACS ड्यू टू हाइपोक्सिया, सो वो इंपॉर्टेंट है। देन एक स्टडी हुई, उसमें ये पाया गया कि इनिशियल लो प्लेटलेट काउंट एट प्रेजेंटेशन ऑफ कोविड-19 इज ए पुअर प्रेडिक्टर इन ACS प्रोग्रेस, ठीक है। देन इसलिए सारे पेशेंट्स को हमें करना है। देन लो थ्रेशोल्ड फॉर इमेजिंग, जो सिकल सेल के पेशेंट्स हैं, अगर उनमें हमें थोड़ा भी सस्पिशन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स का लगता है, ऑलवेज गो फॉर एन इमेजिंग, क्योंकि हमें अर्ली स्टेज में निमोनिया या ACS को डिटेक्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन PRBC एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जब हम बात करते हैं, तो ACS के लिए हम एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के लिए हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ सिकल सेल, बट कोविड-19 निमोनिया के लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन विल कॉज एनी इंप्रूवमेंट, उसका कोई एविडेंस नहीं है। सो यहाँ पे भी ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसे डिफरेंशिएट कर लें एट अर्ली स्टेज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें कोविड-19 का टेस्ट इमीडिएटली कराना, हमें उसे डिले नहीं करना है। कई बार ये होता है कि भाई ACS है, बट वी हैव टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। देन देयर वाज अ स्टडी, मल्टीवेरिएबल मॉडल स्टडी, उसमें उन्होंने देखा कि जो सिकल सेल के पेशेंट्स हैं, अगर इनमें कोविड-19 होता है तो हार्ट एंड लंग मैनिफेस्टेशंस काफी ज्यादा दिखता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम दिखता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन दिखता है, ओवरऑल रिस्क इज 4 टाइम्स ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर, स्ट्रोक, सीजर का रिस्क है, इट इज अराउंड 3 टाइम्स ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। सो ये दिसंबर 2020 में ऐश एनुअल मीटिंग में सिंह एटाल ने ये मल्टीवेरिएबल मॉडल स्टडी किया था इन चिल्ड्रन, तो उन्होंने पाया कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस, अगर हम सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स में कोविड-19 हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरो बिहेवियरल कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आर ऑल हायर देन द जनरल पॉपुलेशन। सो ये सारी चीजें उनको हाई रिस्क ग्रुप में डालती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वंस वी गेट अ रेस्पिरेटरी सिम्टम, or if we get any symptom in a patient of sickle cell disease, if we get fever, if we get cold, if we get cough, anything, immediately test for COVID-19.
क्योंकि हमें पता है कि अगर एक बार हमने कोविड-19 की वजह से वो सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई, सो दैट विल प्रेसिपिटेट फर्दर सिकलिंग एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल, क्योंकि फिर हमें कोविड-19 मैनेजमेंट के साथ साथ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी चाहिए, तो हमें एक ओवरऑल इक्विप्ड सेंटर की जरूरत पड़ेगी फॉर दोज पेशेंट्स टू मैनेज। ओके, तो बेसिकली हमें मैनेजमेंट में क्या देखना है, तो हमारा हीमोग्लोबिन का टारगेट लेवल मेंटेन करना है जो कि 10 ग्राम पर डेसीलीटर है, वो हमें मेंटेन इसलिए करना है जिससे हमारे जो सिकल सेल के पेशेंट्स हैं जिनमें अगर कोविड-19 हो जाता है तो हमें एक गुड ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए चाहिए। दूसरा, अगर स्ट्रोक हो जाता है या टीआईए हो जाता है तो हमारा सिकल सेल का कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन 15% टारगेट कंसंट्रेशन, बिकॉज दैट HbS लेवल अगर बढ़ेगा दैट विल फर्दर प्रेसिपिटेट इट। तो हमें उसके लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन चाहिए, अगर हमारे सेंटर में अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन रेफर टू अ हायर सेंटर जहां पे वो हो। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज कोविड में हमें ये देखने को मिलता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कई जगह हमें शॉर्टेज देखने को मिलता है। सो अगर हमें एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि सिकल सेल अनीमिया के जो पेशेंट्स हैं जिनमें कोविड-19 है, एक रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनानिमसली देने की जरूरत नहीं है, इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड वन ऑन वन बेसिस पे। जिन पेशेंट्स में एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है, स्ट्रोक है, ये सारे जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस है उनमें ही हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ब्लड का शॉर्टेज भी है तो जो बाकी ट्रीटमेंट है, हमारा हाइड्रोक्सीयूरिया है, फोलिक एसिड है, ये सारा ट्रीटमेंट हमें कंटिन्यू करना है। एंड व्हेनेवर द ब्लड इज अवेलेबल वी कैन गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज इंडिकेटेड। ऐसा नहीं एक रूटीन रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पीआरबीसी ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जहां पे रिक्वायर्ड है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का, अगर हमारे पास एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटी अवेलेबल है दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर नहीं अवेलेबल है we can still use blood transfusion as a temporary measure, but it is always better to do exchange transfusion। ठीक है, then next है minimal hospital exposure। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी एस्प्लेनिक है, उस ऑलरेडी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑलरेडी कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिकल सेल डिजीज का पेशेंट है, तो हमें हॉस्पिटल एक्सपोजर को कम से कम करना चाहिए इन पेशेंट्स में। तो जहां तक हो सके या तो हम डे केयर फैसिलिटी में उनको एडमिट करें, ब्लड चढ़ाएं भेज दें, या एडमिट करें, जो भी हमारा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना है उनको भेज दें, या टेली कंसल्टेशन जहां तक पॉसिबल है हम टेली कंसल्टेशन करें, बट उनको क्राउडेड प्लेसेस में हॉस्पिटल में आने से बचाएं। अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम है, एक्ट क्विकली, तुरंत क्विक एक्ट करना है। सबसे पहला हमारा एक्शन क्या होगा, जो हम सभी पेशेंट में करते हैं, पेशेंट को हमें आइसोलेट कर देना है, इमीडिएटली टेस्ट करना है। दैट टेस्टिंग शुड नेवर बी डिलेड, बिकॉज हमें उसी समय डिफरेंशिएट करना है कि वेदर इट इज एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम और वेदर इट इज बिकॉज ऑफ सिकल सेल और बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो दैट ओवरलैप हैज टू बी डिफरेंशिएटेड। देन एंटीकोगुलेंट्स और स्टेरॉइड्स। सो जो एंटीकोगुलेंट्स, कई बार हमें कई लोगों ने बोला कि जो रिस्क ऑफ स्ट्रोक है सिकल सेल में, चूंकि ऑलरेडी सिकल सेल अनीमिया की वजह से स्ट्रोक होता है, बट इन केस ऑफ कोविड-19 द एंटीकोगुलेशन स्टेरॉइड गाइडलाइन हैज टू बी फॉलोड अप, जो कि हम जनरल पॉपुलेशन के लिए फॉलो अप कर रहे हैं, वही फॉलो अप करना है। क्योंकि जो ACS हो रहा है या जो हमारा स्ट्रोक हो रहा है बिकॉज ऑफ सिकल सेल, उसके लिए द ट्रीटमेंट इज एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। उसके लिए स्टेरॉइड और ये एंटीकोगुलेशन ऐसा कोई वो नहीं है। सो इफ इट इज बिकॉज ऑफ कोविड-19, जो गाइडलाइन हमारी स्टेरॉइड की है, डे 7 एंड बियॉन्ड वाली जो गाइडलाइंस है, या जो हमारा डी डाइमर लेवल पे जो हमारी गाइडलाइंस है, उन्हीं गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है। अलग से कोई गाइडलाइन स्टेरॉइड या एंटीकोगुलेंट्स के लिए, सिकल सेल के लिए नहीं। देन अगर पेशेंट स्टेबल है, फाइन है, कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं है, सो वी शुड कंटिन्यू विद द सिकल सेल डिजीज मेडिकेशंस। सो हमें सिकल सेल डिजीज की सारी मेडिकेशंस नॉर्मली कंटिन्यू करनी है, सिम्टोमेटिकली पेशेंट को ट्रीट करना है। और जो हमारे सेंटर्स हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, मोस्टली जो हमारा ब्लड सेल यूनिट है NHM से, तो मध्य प्रदेश में या इवन दूसरे कई स्टेट्स में लगभग हर जिले में सिकल सेल एनीमिया के लिए हाइड्रोक्सीयूरिया या दूसरे मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। तो हम कोशिश करें कि इस पैंडेमिक में हम पेशेंट्स को लगभग 3 से 4 महीने की मेडिसिन एक साथ दे दें, जिससे 3 महीने की 90 डेज की मेडिसिन तो हम दे ही सकते हैं, जिससे उन्हें बार बार OPD में या क्राउडेड प्लेसेस में आने की जरूरत ना पड़े।
तो ये सारी चीजें हैं जो हम दिमाग में रख सकते हैं। देन दिस इज आई थिंक द लास्ट स्लाइड, जो सिकल सेल एनीमिया एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन के बारे में मैंने इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन जो मेरा था उसमें मैंने हेमेटोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर, लगभग सारे डिसऑर्डर्स मैंने कवर किए थे, एंड जो कोविड-19 वैक्सीनेशन गाइडलाइन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, एंड दोज गाइडलाइंस वर टेकन फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी, ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी, लैंसेट एंड ऑल, वहां से हमने गाइडलाइन लिया था। सो सिकल सेल डिजीज के लिए सेम मैसेज है, because it is a high risk condition for COVID-19, it is a highly immunocompromised state, so there is a big yes for COVID-19 vaccination. कोई डाउट दिमाग में नहीं रखना है। पेशेंट मोर देन 18 years of age अभी के लिए, बिकॉज 18 प्लस में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, तो जो भी 18 प्लस वाले पेशेंट्स हैं सिकल सेल डिजीज के, दे मस्ट बी वैक्सीनेटेड इन फेज 1। क्या मतलब है इसका? दे शुड बी वैक्सीनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। मेरी रिक्वेस्ट इवन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से भी है, या जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं गवर्नमेंट सेटअप में, सो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इस तरह के जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, इनको प्रायोरिटी देके पहले वैक्सीनेट करना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी वेरी प्रोन फॉर कॉम्प्लिकेशंस। तो और जैसे वैक्सीन 18 से नीचे के लिए अप्रूव हो जाए, अगेन वो उन बच्चों को भी हमें जितना जल्दी हो सके कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि हाई एफिकेसी, लो एडवर्स इफेक्ट, जितने भी वैक्सीन हैं कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है, एफिकेसी बहुत अच्छी है। देन ऑल अवेलेबल वैक्सीन आर सेफ। ये जो बहुत सारी चीजें हैं कि ये सेफ है, ये ले कि ये दूसरा ना ले, जो भी वैक्सीन है, मोस्टली जितने भी वैक्सीन अभी अवेलेबल है, दे आर ऑल आइदर mRNA वैक्सीन और दे आर एटेन्युएटेड वैक्सीन। एज सच कोई लाइव वैक्सीन नहीं है, तो हमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट या बाकी चीजों के बारे में बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, दे आर ऑल क्वाइट सेफ फॉर ऑल द पेशेंट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पोस्ट वैक्सीनेशन। जब हम वैक्सीन ले लेते हैं, तो चूंकि हमें पता है कि हमारे पेशेंट्स जो सिकल सेल एनीमिया के हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनमें फंक्शनल एस्प्लीनिया है, तो इवन वैक्सीनेशन लेने के बाद भी हमें सारे वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। हमें मास्क लगाना है, सैनिटाइजर्स यूज करना है, हैंड वॉशिंग करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि हमने वैक्सीन लगा लिया तो वी आर ऑलरेडी सेफ, एंड चूंकि हमारे जो पेशेंट्स सिकल सेल के हैं, दे आर ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि इन सभी पेशेंट्स में पोस्ट वैक्सीनेशन हमें वो सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सिकल सेल एनीमिया के हमारे पेशेंट्स हैं, पर्टिकुलरली कई एरियाज में जहां ये एंडेमिक है, जिसमें से मध्य प्रदेश भी एक है, राजस्थान है, गुजरात है, बहुत सारी जगह, महाराष्ट्र है, जहां पे ये एंडेमिक है, वहां की जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं, पर्टिकुलरली सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया या दूसरे जो इस तरह के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, उनको हम प्रायोरिटी में वैक्सीनेट करें, और फर्स्ट फेज में हम ट्राई करें कि इस तरह के पेशेंट्स को, जिस तरह से हम ओल्ड एज पेशेंट्स को, कार्डियक पेशेंट्स को, इन सब पेशेंट्स को हम प्रेफरेंस देते हैं, उसी तरह हम अपने इन पेशेंट्स को भी प्रेफरेंस दें। ठीक है, इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा, और एक अनुरोध है, सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और वैक्सीनेशन लें, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसा टूल है जो हमारे साथ साथ बाकी लोगों को, समूचे देश, समूचे विश्व को इस पैंडेमिक से बचा सकता है। थैंक यू सो मच।